Hi everyone, I'm Veeni Laggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. As you can see on the screen, आज से हम शुरू करें एक नया चैप्टर which is your photochemistry. Photochemistry comes under MSc Semester 2 Organic Chemistry and I'm going to use the syllabus of VNSU. VNSU के syllabus के अंदर आपको photochemistry A, B, C तीन पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें से आज हम जो देखने वाले हैं वो आपका A पार्ट होगा. तो A पार्ट के अंदर आपका जो कंटेंट है वो यहाँ पर मैंने आपको लिस्ट करके दिया हुआ है. आई डोंट थिंक सो कि ये सारे टॉपिक में से आपको लॉन्ग थियोरी वाइज कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा. अगर आपके एग्जामिनेशन पैटर्न में एमसीक्यू है या फिर 1 या 2 मार्क्स के वन लाइनर है तो उसमें से तो वो जो 1 मार्क और 2 मार्क वाले जो क्वेश्चन होंगे वो आपको इस पार्ट में से देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो सारे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो टॉपिक्स है वो बहुत ही इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक हैं. अगर आप फोटो केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हो तो आपको इन सभी टॉपिक्स के बारे में, इन सभी कॉन्टेक्स्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए अबाउट फोटोकेमिस्ट्री. तो जो आपका ए पार्ट है वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा जो हम यहाँ से शुरू करेंगे. सो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो ये लिस्टेड टॉपिक्स है वो कंप्लीट करेंगे. शुरू करते हैं. सबसे पहला, व्हाट इज फोटोकेमिस्ट्री. ठीक है, फोटोकेमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ रिएक्शन कॉज्ड बाय एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट. लाइट हम कौन सी यूज़ करेंगे? विजिबल और सनलाइट हम यूज़ करेंगे. विजिबल यूवी विजिबल जो लाइट होती है और सनलाइट होती है, अगर हम उस लाइट को इरेडिएट करवाए किसी भी मोलेक्यूल के ऊपर, किसी भी रिएक्टेंट के ऊपर, तो वो मोलेक्यूल किस टाइप से रिएक्ट करेगा और कौन सी प्रोडक्ट देगा, वो पूरी अगर हम रिएक्शन का स्टडी करें तो उस स्टडी को हम बोलेंगे फोटोकेमिस्ट्री. ठीक है, सो लाइट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे टेम्परेचर या फिर कोई रिएजेंट इस सभी का यूज़ नहीं कर रहे हैं. हम स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं कि हम लाइट को इरेडिएट करवाएंगे मोलेक्यूल के ऊपर, यानी कि एब्सॉर्बेंस होगा लाइट का किसी भी मोलेक्यूल के ऊपर, और तब जब रिएक्शन होगी उस रिएक्शन का जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम बोलेंगे फोटोकेमिस्ट्री. क्लियर? चलिए, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी रिएक्शन है जो फोटोकेमिस्ट्री का हम एग्जाम्पल मान सकते हैं. फोटोसिंथेसिस इट मीन्स कि आपका जो ग्रीन प्लांट होते हैं, आप सभी को पता होगा कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, जो आपका एनवायरनमेंट है उसमें से CO2 और मॉइस्चर यानी कि वाटर मोलिक्यूल को एब्सॉर्ब करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में, जो वाटर मोलिक्यूल है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जब वो कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन और फ्रुक्टोज या फिर ग्लूकोज में, तब इस पूरी रिएक्शन को हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस. और इस रिएक्शन की जब हम स्टडी करेंगे तो उसे हम बोलेंगे फोटोकेमिस्ट्री. क्यों फोटोकेमिस्ट्री? क्योंकि यहाँ पे सनलाइट का यूज़ हुआ है. ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये पूरी जो रिएक्शन है वो कैरी हो रही है, एंड दैट इज वाई फोटोसिंथेसिस कम अंडर फोटोकेमिस्ट्री. समझ रहे इतनी चीज़? नेक्स्ट मूव करते हैं एनर्जी ऑफ मोलेक्यूल के अंदर. मोलेक्यूल की जो एनर्जी होती है टोटल, वो हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? तो मोलेक्यूल की जो टोटल एनर्जी होती है वो सम होता है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल एनर्जी. कोई भी एक मोलेक्यूल होगा वो अपने डिफरेंट एनर्जी लेवल में होगा. ग्राउंड स्टेट इट मीन्स उसके ऊपर अभी कोई रिएक्शन नहीं है. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इट मीन्स हमने उसके ऊपर कोई एनर्जी दी है, यानी कि कोई सनलाइट या फिर कोई भी हमने उसके अंदर रिएक्शन करवाई है, तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा. और उस एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ट्रांसफर होते रहते हैं, मोलेक्यूल वाइब्रेट कर रहा होता है, मोलेक्यूल रोटेट कर रहा होता है. एक ट्रांजिशन स्टेट में से वो दूसरे ट्रांजिशन स्टेट में, दूसरे स्टेट में वो जा रहा होता है, तो ट्रांसलेशनल एनर्जी वहाँ पे देखने को मिलेगी. तो मोलेक्यूल की जितने भी मोड होते हैं, या फिर वो वाइब्रेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो जितने भी मोड होते हैं उन सभी मोड के कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, और उन सभी मोड की एनर्जी को जब हम सम अप करते हैं तब एक मोलेक्यूल की टोटल एनर्जी हमें देखने को मिलेगी. टोटल एनर्जी में भी जो ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है वो सिर्फ 4% होती है, एंड दैट इज़ वाई हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं जब हम सम करते हैं. तो आपको यहाँ पे इक्वेशन देखने को मिल रहा होगा, ई टोटल यानी कि टोटल एनर्जी, ई यानी कि एनर्जी जो कैपिटल ई है वो हमारा एनर्जी का सिंबल है, ई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ई वाइब्रेशनल एनर्जी एंड ई रोटेशनल एनर्जी. क्योंकि हमने ट्रांसलेशनल को निगलेक्ट कर दिया तो हम वहाँ पे नहीं लिखेंगे. अभी सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन सी होती है? तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है.
उसके बाद वाइब्रेशनल एनर्जी का नंबर आएगा और उसके बाद रोटेशनल एनर्जी का नंबर आएगा। और ऑफ कोर्स आपका जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है वो सबसे कम होती है। तो ये वाली जो आपका रिलेशन है कि सबसे ज़्यादा कौन सी एनर्जी होती है मोलिक्यूल में और सबसे कम कौन सी एनर्जी होती है, तो वहाँ से आपको एमसीक्यू देखने को मिल सकता है। अभी मैंने यहाँ पे मोलिक्यूल की कुछ मोड दिखाने की कोशिश की है। जैसे मान लीजिए कि ये वाला जो येलो कलर का बॉल है वो आपका कार्बन है। कार्बन के ऊपर यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है नीचे की साइड और ऊपर की साइड एक मिथाइल ग्रुप है। और ये जो ब्लू कलर के बॉल हैं वो भी आपके कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका पूरा मोलिक्यूल है, तो ये मोलिक्यूल इस तरीके की कंडीशन में इस मोड में जब होगा तब उसे हम बोलेंगे वाइब्रेशनल मोड, ठीक है। यानी कि ये मोलिक्यूल अभी वाइब्रेट हो रहा है। तो आप विजिबल यानी कि उसको आप विजुलाइज कैसे करोगे कि मोलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है, तो ये वाइब्रेट जो करता है वो इस तरीके से वाइब्रेट करता है, ठीक है। ये जो मोलिक्यूल आप देख रहे हो यहाँ पे रेड कलर का जो सर्कल है वो मान लीजिए कि ऑक्सीजन है और वाइट कलर के जो 2 सर्कल है वो आपके हाइड्रोजन है। तो ये आप वाटर मोलिक्यूल H2O को अज्यूम कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो। तो ये जो पूरा वाटर मोलिक्यूल है वो इस तरीके से रोटेट कर रहा है, जहाँ पे 2 हाइड्रोजन मोलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन के अराउंड रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रोटेशनल मोड। तो मोलिक्यूल के इस तरीके के मोड हो सकते हैं। मैंने 2 मोड यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है कि जब मोलिक्यूल वाइब्रेट होता है तब उसके अंदर एनर्जी होगी, जब मोलिक्यूल रोटेट करेगा तब उसके अंदर कोई एनर्जी होगी। और वो सभी एनर्जी को अगर हम सम अप कर दे तो हमारी टोटल एनर्जी हमें मिलेगी जो मोलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे फोटोकेमिकल एनर्जी के अंदर। मोलिक्यूल के अंदर जो हमने डिफरेंट टाइप की एनर्जीज देखी उसमें हम फोटोकेमिकल एनर्जी हम किसे बोलेंगे, तो उसके लिए मैंने एक डायग्राम यहाँ पे शो करा हुआ है। नॉर्मल जो आपकी केमिकल रिएक्शन होती है 99% ऑफ द केसेस, वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, हमारे पास एक रिएक्टेंट मोलिक्यूल है। उस मोलिक्यूल के ऊपर हमने रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाई किसी भी रिएजेंट की, ठीक है। अदर रिएजेंट इट मीन्स हम कोई भी रिएजेंट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। कहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे हम मोलिक्यूल को रिएक्ट करवा रहे हैं, तो हमें सीधा प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। बीच में इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट वगैरह बनते हैं, लेकिन नॉर्मल जो रिएक्शन होती है वो रूम टेम्परेचर पे हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है, सम केमिकल रिएक्शंस आर देयर, जहाँ पे हमारे पास जो रिएक्टेंट मोलिक्यूल होता है वो सबसे पहले तो आपको एज इट इज़ रॉ मटेरियल दिया जाएगा, ठीक है। जहाँ पे हमने उसके ऊपर कोई टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट, हमने कोई रिएक्शन नहीं करवाई। इट मीन्स वो ग्राउंड स्टेट के अंदर है। कोई भी मोलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में है, इट मीन्स वो ऐसे ही पड़ा है, उसके ऊपर हमने कोई भी रिएक्शन नहीं करवाई है, ठीक है। अभी इस रिएक्टेंट मोलिक्यूल के ऊपर हम कोई भी सनलाइट या फिर विजिबल लाइट को इरेडिएट करवाएंगे, ठीक है। हमने लाइट को रिएक्टेंट मोलिक्यूल के ग्राउंड स्टेट में यानी कि मोलिक्यूल के ऊपर हमने इरेडिएट करवाया। अभी इरेडिएशन करवाने के बाद रिएक्टेंट मोलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो एनर्जी हमने इम्पार्ट करवाई, सनलाइट क्या है, एक एनर्जी ही है, ठीक है। तो जो लाइट है यानी कि एनर्जी है वो हमने रिएक्टेंट मोलिक्यूल के ऊपर इम्पार्ट करवाई, तो वो जाएगा एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी को एब्सॉर्ब करके। और यहाँ पे जो आपको एक्साइटेड स्टेट में जो आपको मोलिक्यूल मिलेगा, जो रिएक्टेंट मिलेगा, वो आपको देगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जो पूरी फिनोमिना हुई कि हमने सबसे पहले रिएक्टेंट मोलिक्यूल के ऊपर लाइट को एब्सॉर्ब करवाया, लाइट को इरेडिएट करवाया, तो उस एनर्जी को हम बोलेंगे फोटोकेमिकल एनर्जी। समझ आए इतनी चीज़। सबसे पहले इस वाले केस में हम रिएक्टेंट मोलिक्यूल को रूम टेम्परेचर पे ही हम रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवा रहे थे, तो हमें प्रोडक्ट मिल रहा था। लेकिन कुछ ऐसे मोलिक्यूल होते हैं जिसको हम रिएक्शन करवाने से पहले एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी उस मोलिक्यूल को एक्टिव करने के लिए, ठीक है। तो वो एक्टिव करने के लिए जो हम लाइट या फिर एच न्यू, इट मीन्स ये एच वी नहीं है, न्यू है, एच न्यू इट मीन्स हम लाइट को बताते हैं, फोटोन को बताते हैं, ठीक है। तो कोई भी टाइप की अगर हम लाइट को इम्पार्ट करवाने पर हमारे मोलिक्यूल को अगर हम एक्टिव कर रहे हैं, तो उस फिनोमिना को हम बोलेंगे, उस एनर्जी को हम बोलेंगे फोटोकेमिकल एनर्जी, ठीक है। ताकि वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और एक्साइटेड स्टेट में से वो हमें प्रोडक्ट देगा। तो ये आपका पूरा जो चार्ट था वो था फोटोकेमिकल एनर्जी के ऊपर। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट मूव करेंगे इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक हमने यहाँ पे देखा कि रिएक्टेंट मोलिक्यूल जो है वो एक्साइटेड स्टेट में गया। मतलब क्या हुआ, मोलिक्यूल के अंदर
क्या ऐसा चीज़ हुई कि वो एक्साइटेड स्टेट में गया, ऐसे हमने बोला, तो वो हम चीज़ बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, मोलिक्यूल का एक्साइटेशन किस तरीके से होता है। मान लीजिए कि एक आपका जो मोलिक्यूल है वो ग्राउंड स्टेट में है और उस ग्राउंड स्टेट के अंदर आपके मोलिक्यूल के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन अगर आप यहाँ पे फोकस करो तो एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऊपर की तरफ है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन नीचे की तरफ है। जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करते हैं किसी भी रिएक्शन में तो हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक की स्पिन हम इस तरीके से अपवर्ड बताएंगे और दूसरा एरो हम यहाँ पे नीचे की साइड बताएंगे। तो सिमिलर चीज़ है, ये वाला जो आपका है वो ऊपर की साइड है और ये वाला इलेक्ट्रॉन की स्पिन आपकी नीचे की साइड है। समझ आए इतनी चीज़। अभी हमने क्या करा कि एक स्टेट लिया जहाँ पे हमने इस दोनों इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करी किसी भी लाइट के थ्रू, ठीक है। तो लाइट के थ्रू जब हमने एनर्जी प्रोवाइड करी तो एक इलेक्ट्रॉन यानी कि ये वाला जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो तो एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा एक नॉर्मल स्टेट के अंदर, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ये वाला जो है आपका, आई हैव टू जस्ट रिमूव फर्स्ट ताकि आपको पता चले। देखिए ये वाला जो आपका इलेक्ट्रॉन है अब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड होके एक्साइटेड स्टेट यानी कि इसके ऊपर के स्टेट में एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन एज इट इज़ रख के एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, यानी आप यहाँ पे देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है, नीचे की साइड है, ये वाले इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है, नीचे की साइड है, यानी कि अपनी स्पिन उसने चेंज नहीं करी है, नीचे की साइड है तो वो नीचे की साइड स्पिन लेके ही एक्साइटेड स्टेट में गया है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी का एब्सॉर्ब करके अपनी स्पिन चेंज करे बगैर एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है तो उस स्टेट को हम बोलेंगे सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलेंगे? सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, और उसे हम एस से डिनोट करेंगे, कैपिटल एस से हम इस चीज़ को डिनोट करेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये जो पहला वाला इलेक्ट्रॉन है वो तो एज इट इज़ रहा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी अब्सॉर्ब करी और वो एक्साइटेड स्टेट में गया अपनी स्पिन चेंज करके इट मीन्स यहाँ पे तो उसकी स्पिन नीचे की साइड थी, एक्साइटेड स्टेट में जाके उसकी स्पिन ऊपर की साइड की हो गई, ठीक है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी का एब्सॉर्ब करके अपनी स्पिन चेंज करके, अगर नीचे हो तो ऊपर, ऊपर हो तो नीचे, ठीक है, अपनी स्पिन चेंज करके एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो उस स्टेट को हम बोलेंगे ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। समझ आए इतनी चीज़। आपको ये डायग्राम अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। अगर आपकी स्पिन चेंज नहीं होगी आपके इलेक्ट्रॉन की तो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, अगर स्पिन चेंज करके जा रहा है तो उसे हम बोलेंगे ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट को हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। तो ये आपका पूरा था इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। समझ आए इतनी चीज़। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे हम जेबलॉन्स्की डायग्राम के ऊपर। जेबलॉन्स्की डायग्राम जो है वो सबसे पहले क्या है वो मैं इस स्लाइड के अंदर आपको क्लियर करूंगी एंड उसके बाद हम उसके सारे टर्म्स जो है वो दूसरी स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखेंगे कि मोलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में यानी कि S0 में होगा, उसके ऊपर होगा आपका S1 यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट, ठीक है। और आपका जो ट्रिपलेट वाली जो सिस्टम है उसमें होगा ट्रिपलेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एक चीज़ आप नोट करोगे कि ग्राउंड स्टेट यानी कि S सिंगलेट वाली सिस्टम के अंदर ग्राउंड स्टेट होगा यानी S0, फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट होगा यानी कि S1 और इसके ऊपर S2 भी हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करा है। लेकिन ट्रिपलेट सिस्टम के अंदर सिर्फ आपको एक ही ये वाला स्टेट देखने को मिलेगा, फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पे ना T0 होगा ना इसके ऊपर T2 होगा या T3 होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ एक ही स्टेट आपको ट्रिपलेट में देखने को मिलेगा विच इज़ योर फर्स्ट ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। देखिए अभी हम चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले तो आपका मोलिक्यूल जो है वो यहाँ पे है ग्राउंड स्टेट के अंदर। उस ग्राउंड स्टेट में रहे हुए मोलिक्यूल के ऊपर हमने इरेडिएट करवाई कोई भी लाइट माने कि हमारी सनलाइट या फिर HNU, कोई भी लाइट हमने उसके ऊपर इरेडिएट करवाई, ठीक है। तो लाइट को एब्सॉर्ब करके जो ग्राउंड स्टेट के अंदर मोलिक्यूल था वो अब जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर, सिंगलेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर वो चला गया। अब जब वो प्रोडक्ट देगा हमें, लाइट का उसने एब्सॉर्बेंस करा है, तो जब प्रोडक्ट देने की बारी आएगी तो 2 तरीके से वो हमें प्रोडक्ट देगा।
सबसे पहला वे है कि वो एनर्जी को इमिट करेगा, यानी कि एनर्जी को, थोड़ी सी एनर्जी को बाहर निकालेगा और वो अगेन S1 में से S0 में रिटर्न होगा और फिर वो हमें प्रोडक्ट देगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वे था। सेकंड वे ये हो सकता है कि S1 में से वो कुछ एनर्जी को इमिट करके जाए ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में। कहाँ पे जाएगा वो? ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में। और ये आपका सेकेंड वे था। और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद वो आएगा S0 में, यानी कि ग्राउंड स्टेट में, और फिर वो आपको देगा प्रोडक्ट। तो ये जो पूरा वे था वो हमारा था जेब्लॉन्स्की डायग्राम का। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ आपको याद रखनी है कि S0 में से कभी भी आपका मोलिक्यूल डायरेक्टली T1 में नहीं जाएगा, वो सबसे पहले S1 में ही जाएगा और उसके बाद या तो फिर वो S1 में से S0 में आएगा या फिर वो S1 में से T1 में आएगा और उसके बाद वो T1 में से S0 में आएगा। ठीक है, चीज़ों को आप नोट करते रहिएगा ताकि आपको पता चले। तो ये जो आपका डायग्राम था वो एक जनरल डायग्राम था, जेब्लॉन्स्की डायग्राम को एक्सप्लेन करने का ये मेरा मेथड था। अभी जो हम देखेंगे वो इन सभी टर्म को देखेंगे कि ये सारी चीज़ें होती क्या है। देखिए, ये आपका एनर्जी का लेवल है कि यहाँ पे S0 के अंदर सबसे कम एनर्जी होती है, S1 के अंदर उससे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी होती है और उसके ऊपर S2 भी हम जा सकते हैं। ठीक है, PS यानी कि यहाँ पे हमने फोटोसेंसिटाइज़र का यूज़ करा है। कुछ मोलिक्यूल को एक्टिव करने के लिए हम फोटोसेंसिटाइज़र को यूज़ करते हैं, तो वो हमने PS के तौर पे लिखा है। हमारा जो मोलिक्यूल है वो यहाँ पे मान लीजिए कि फर्स्ट लेवल के ऊपर है, ग्राउंड स्टेट में। उसके ऊपर हमने कोई एनर्जी डाली तो उसने क्या करा? एनर्जी का एब्जॉर्बेंस करवाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एब्जॉर्ब करी उसने। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी लाइन है तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे आपको ड्रॉ करके नहीं बताऊंगी। यहाँ पे आप पॉइंटर पे ध्यान दीजिए कि एब्जॉर्बेंस हुआ आपके लाइट का और वो गया S1 यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट के अंदर गया। ठीक है, अभी यहाँ पे दो चीज़ हो सकती है, जैसे मैंने पहला बोला कि पहला वे हमारा क्या हो सकता है कि वो एनर्जी को इमिट करे, यानी कि थोड़ी एनर्जी को वो निकाले और S0 में वापस रिटर्न हो। कहाँ से? S1 में से। तो जब S1 में से आपका मोलिक्यूल S0 में आ रहा है तो उस पूरी फिनोमिना को हम बोलेंगे फ्लोरेसेंस। क्या बोलेंगे हम? फ्लोरेसेंस। ठीक है, और इस चीज़ को यानी कि S1 में से S0 को हम बोलेंगे इंटरनल कन्वर्जन। इंटरनल कन्वर्जन यानी कि सिंगलेट में से सिंगलेट में ही जा रहा है, लेकिन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में था, वो अब ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। तो एक ही सिस्टम में वो इंटर कन्वर्ट हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे इंटरनल कन्वर्जन। ठीक है, और उस चीज़ को बोलेंगे हम फ्लोरेसेंस। अभी यहाँ पे S1 में से सेकेंड वे, जैसे हमने बोला कि S1 में से जब T1 में यानी कि एक नई सिस्टम में वो एंटर कर रहा है, ट्रिपलेट सिस्टम में वो एंटर कर रहा है, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे, यहाँ पे आपने एरो पे लिखा हुआ है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। सिंगलेट सिस्टम में से हम गए ट्रिपलेट सिस्टम में। ठीक है, एक नई सिस्टम में हमने एंटर करा तो उस चीज़ को हम बोलेंगे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है, और जब ट्रिपलेट में से आपका जो मोलिक्यूल है वो S0 यानी कि सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में रिटर्न होगा तो उस चीज़ को, इस फिनोमिना को हम बोलेंगे फॉस्फोरेसेंस। क्या बोलेंगे हम? फॉस्फोरेसेंस। ठीक है, तो फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, तो उसके लिए मैंने आपको ट्रिक यहाँ पे दी गई है। हमें पता है कि कॉलेजेस जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक गवर्नमेंट होती है, एक सेल्फ फाइनेंस होती है। सेल्फ फाइनेंस कॉलेज को हम शॉर्ट में कैसे बोलते हैं? SF कॉलेज बोलते हैं, राइट। तो SF आप यहाँ से याद रखोगे, S फॉर सिंगलेट स्टेट और F फॉर फ्लोरोसेंस। तो अगर S स्टेट में से हमें मिल रहा है तो वो हमें फ्लोरोसेंस मिल रहा है, यानी कि S1 में से S0 में अगर आपका मोलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा है तो वो फ्लोरोसेंस करके आपको देगा। और टाइम पास को हम व्हाट्सएप लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? TP बोलेंगे। ठीक है, तो T से आपका ट्रिपलेट स्टेट, और अगर ट्रिपलेट स्टेट में से आपका मोलिक्यूल S0 में आ रहा है तो उसे हम बोलेंगे फॉस्फोरेसेंस। ठीक है, P यानी कि फॉस्फोरेसेंस। तो SF और TP में से आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। अगर S1 में से S0 में आएगा तो वो फ्लोरोसेंस करके दिखाएगा, अगर ट्रिपलेट स्टेट में से वो आपको आएगा S0 में तो आपको फॉस्फोरेसेंस दिखाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई। अभी जो लाइफ टाइम है वो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों का
यहाँ पे आपको लिस्ट करके दिए। जो हमारा फ्लोरोसेंस होता है वो कितने टाइम पीरियड के बीच में होता है, तो 10⁻⁹ टू 10⁻�6 सेकेंड की उसकी लाइफ टाइम होती है। इतने टाइम पीरियड में ही आपको फ्लोरोसेंस देखने को मिलेगा। फॉस्फोरेसेंस कितने टाइम तक होता है, 10⁻³ टू 10 सेकेंड के बीच में ही आपका फॉस्फोरेसेंस होगा। इंटरनल कन्वर्जन IC यहाँ पे S1 में से S0 में जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, 10⁻11 टू 10⁻9 सेकेंड लग सकता है। यानी 10⁻11, उसके बाद अगर आप कम करते जाओ तो 10⁻10, अगर 10⁻9, तो इतना टाइम लगेगा इंटरनल कन्वर्जन होने में। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होने में कितना टाइम लगता है, 10⁻10 टू 10⁻8 सेकेंड लगेगा। ठीक है, तो लाइफ टाइम में से भी आपको MCQ पूछा जा सकता है। और ये चीज़ तो आपको पक्की पूछी जाएगी कि सिंगलेट स्टेट में से, यानी कि आपको ऐसा बोल दिया जाएगा कि S1 टू S0 तो मोलिक्यूल क्या देगा, फ्लोरोसेंस देगा। T1 टू S0 तो मोलिक्यूल क्या देगा, तो आपका फॉस्फोरेसेंस देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये पूरा जो डायग्राम है वो आपको एग्जाम में लिख के उसके बारे में राइटिंग में लिखने को बोल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ज़ेब्लॉन्स्की डायग्राम के ऊपर हमने ये चीज़ें क्लियर करी, और ये लाइफ टाइम आपको याद रखनी होगी, वो भी MCQ में पूछी जा सकती है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी अच्छे से। अभी हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री के 2 लॉ हैं जो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। सबसे पहला लॉ है ग्रोथर्स लॉ। ठीक है, सबसे पहला लॉ कौन सा है, ग्रोथर्स लॉ। तो ओनली फ्रैक्शंस ऑफ एब्जॉर्ब लाइट विल ब्रिंग केमिकल चेंज इन सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस के ऊपर मान लीजिए कि हमने 100% लाइट को एब्जॉर्ब करवाया, तो जो 100% लाइट एब्जॉर्ब हुई है उसमें से सिर्फ 10 या 15% लाइट ही ऐसी होती है जो केमिकल चेंज को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो सिर्फ 10 या 15% लाइट की वजह से ही आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये जो लॉ है वो फर्स्ट लॉ आपका ये कहता है, दिस लॉ इज क्वांटिटेटिव एंड डज नॉट गिव एनी रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ लाइट एब्सॉर्ब्ड बाय मोलिक्यूल, यानी कि कितना अमाउंट एब्सॉर्ब हुआ है लाइट का वो, और नंबर ऑफ मोलिक्यूल विच हैव रिएक्टेड, यानी कि कितने मोलिक्यूल ने उस लाइट के साथ रिएक्शन बताई, उसके बारे में कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है, रिलेशन है, वो ये लॉ आपको नहीं बताएगा। ये क्वांटिटेटिव लॉ है, क्वालिटेटिव लॉ नहीं है। क्वालिटेटिव इट मीन्स क्वालिटी को बताना कि कितने अमाउंट में लाइट एब्सॉर्ब हुई, कितने अमाउंट लाइट से हमारे कितने जो मोलिक्यूल है वो रिएक्ट हुए, कितनी प्रोडक्ट बनी, ये सारी चीज़ें आपका ये वाला जो लॉ है वो नहीं बताएगा। ये सिर्फ आपको क्या बताएगा कि ओनली फ्रैक्शन ऑफ एब्सॉर्ब लाइट, सिर्फ कुछ % ही लाइट ऐसी होगी जो केमिकल चेंज को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो ये हो गया आपका ग्रोथर्स लॉ, उसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री भी बोलेंगे। ठीक है, सेकेंड लॉ हम डिस्कस करेंगे विच इज़ आइंस्टाइन लॉ। आइंस्टाइन ने क्या बोला था कि ईच मोलिक्यूल और एटम, यानी कि कोई भी मोलिक्यूल या फिर किसी भी एटम की अगर हम बात कर लें, एक्टिवेटेड बाय लाइट, के जिसके ऊपर हम लाइट को इम्पार्ट करवा रहे हैं और उस एटम या फिर उस मोलिक्यूल को हम एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब ओनली 1 क्वांटम ऑफ लाइट विच कॉज एक्टिवेशन। मेरे पास ये आपका मोलिक्यूल है, ये मोलिक्यूल जो है वो सिर्फ 1 यूनिट लाइट को ही एब्जॉर्ब करेगा एक्टिव होने के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 1 क्वांटम ऑफ लाइट, यानी कि 1 क्वांटा, 1 फोटॉन, 1 पैकेट ऑफ लाइट, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं लाइट के लिए। ठीक है, तो सिर्फ 1 क्वांटम यानी कि 1 यूनिट ऑफ लाइट ही एब्सॉर्ब होगी एक्टिव करने के लिए मोलिक्यूल को एक्टिव करने के लिए सिर्फ 1 क्वांटा या फिर 1 यूनिट ऑफ लाइट ही हमें रिक्वायर होती है। तो ये जो आपका सेंटेंस है, ये जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है आइंस्टाइन के थ्रू। तो इसे हम बोलेंगे सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री विच इज योर आइंस्टाइन्स लॉ। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों लॉ जो है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। हम नेक्स्ट मूव करेंगे। देखिए यहाँ पे आइंस्टाइन लॉ के लिए AB आपका कोई मोलिक्यूल है, उसके ऊपर हमने 1 फोटोन को इम्पार्ट करवाया, तो वो कन्वर्ट होगा AB स्टार के अंदर। स्टार इट मीन्स, फोटोकेमिस्ट्री में आप हमेशा ये चीज़ याद रखोगे कि स्टार इट मीन्स आपका जो मोलिक्यूल है वो अब एक्साइटेड स्टेट में है, उसने एनर्जी एब्सॉर्ब करी हुई है। ठीक है, स्टार का मतलब ये होगा कि आपका मोलिक्यूल ने एनर्जी एब्सॉर्ब करी है और वो अभी एक्साइटेड स्टेट में है। तो ये चीज़ समझ आई इतनी यहाँ पे
चलिए एफिशिएंसी को हम डिस्कस करेंगे। इसे हम ऑल्सो नोन एज क्वांटम इल्ड भी हम बोलेंगे, जिसका सिंबल है आपका फाई। ठीक है, अभी फाई को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल फॉर्म्ड इन यूनिट टाइम, यानी कि 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर, 1 डे या फिर 1, आप जो भी टाइम पीरियड ले लो वो यूनिट टाइम में होना चाहिए। तो 1 यूनिट टाइम के अंदर कितने मोलिक्यूल फॉर्म होते हैं वो आप ऊपर लिखोगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड लाइट इन यूनिट टाइम, कि आप अगर 1 सेकेंड में रिएक्शन दे रहे हो तो 1 सेकेंड में कितनी लाइट एब्सॉर्ब हुई, यानी कि कितने क्वांटा ऑफ लाइट एब्सॉर्ब हुए, वो जो नंबर है वो हम डिवाइडेड में लिखेंगे। ठीक है, तो 1 सेकेंड की अगर हम बात करें तो 1 सेकेंड में कितने आपके जो मोलिक्यूल है उसने रिएक्शन दी, या फिर कितने मोलिक्यूल आपके फॉर्म हुए, उसका नंबर हम ऊपर लिखेंगे। और 1 सेकेंड में कितनी लाइट, कितने क्वांटा ऑफ लाइट एब्सॉर्ब हुए, तो वो हम नीचे लिखेंगे। और इन दोनों का जो हमें नंबर मिलेगा, रेशियो मिलेगा, उसे हम बोलेंगे फाई, यानी कि क्वांटम एफिशिएंसी। If each quantum light is absorbed result in formation of product, then quantum efficiency is equal to 1। यानी कि मान लीजिए कि मैंने 10 यूनिट ऑफ लाइट जो है वो मैंने एब्सॉर्ब करवाई 1 सेकेंड के अंदर। ठीक है, 10 यूनिट ऑफ लाइट, यानी कि यहाँ पे नीचे की साइड हम लिखेंगे 10। ठीक है, तो 10 हमारे जो है वो प्रोडक्ट मोलिक्यूल हमें फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं। 10 यूनिट हमने लाइट एब्सॉर्ब करवाई और 10 यूनिट हमारे फॉर्म्ड होते हुए प्रोडक्ट हमें देखने को मिला। सो 10 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1, यानी कि आपकी क्वांटम एफिशिएंसी आपको मिलेगी 1। ठीक है, तो यही चीज़ बोल रहा है कि अगर जितनी क्वांटम लाइट एब्सॉर्ब हुई है, रिजल्ट इन उतने नंबर ही आपके प्रोडक्ट अगर आपको मिलेंगे, तो आपका जो क्वांटम एफिशिएंसी या फिर क्वांटम इल्ड है वो आपको 1 मिलेगा। इन रियलिटी क्या होता है, लेस देन 1 होता है, ड्यू टू डिके ऑफ सम लाइट एज फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस। हमने देखा कि एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के बाद मोलिक्यूल कुछ लाइट का इमिशन करवा देता है और फ्लोरोसेंस दिखाता है या फिर वो फॉस्फोरेसेंस दिखाता है। तो ये जो लाइट थोड़ी बहुत है वो वेस्ट हो जाती है। ठीक है, डीके हो जाती है, डीके ऑफ सम लाइट। जो लाइट है जितनी एब्जॉर्ब हुई थी वो क्या होगी, वेस्ट हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे प्रॉपर जो लाइट जितनी एब्जॉर्ब हुई थी उतनी ही नंबर के मोलिक्यूल तो प्रोडक्ट में देखने को नहीं मिलेंगे। दैट इज़ वाई रियलिटी के अंदर जो हमारी क्वांटम इल्ड है वो लेस देन 1 होती है, इज इक्वल टू 1 नहीं होती है। लेकिन अगर आप एक्सेप्शन देखो तो चेन रिएक्शन के अंदर जहाँ पे आप कोई मोलिक्यूल के ऊपर लाइट एब्जॉर्ब करवाए तो वो फ्री रेडिकल के अंदर टूटता है। एक फ्री रेडिकल किसी एक और मोलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और एक दूसरा मोलिक्यूल बनाएगा, और उस मोलिक्यूल के ऊपर अगर आप और लाइट को इम्पार्ट करवाओगे तो और आपको नए फ्री रेडिकल मिलेंगे। वो 2 फ्री रेडिकल अगेन मिक्स होके एक नया तीसरा प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की जो फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन चलती है, तो चेन रिएक्शन के अंदर क्वांटम इल्ड जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत हाई होती है। ठीक है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ एब्सॉर्ब लाइट यहाँ पे हमने दी होगी उससे कई ज़्यादा यूनिट ऑफ मोलिक्यूल आपको फॉर्म होते हुए दिखेंगे। ठीक है, सो अगर हमने मान लीजिए कि डिवाइड में 1, यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ लाइट को एब्सॉर्ब करवाया, लेकिन चेन प्रोसेस के अंदर यानी कि चेन रिएक्शन में हमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ जो फॉर्म्ड यूनिट है वो मिले। फॉर एग्जांपल 10 यूनिट जो है वो मुझे प्रोडक्ट मिले। 1 यूनिट मैंने लाइट एब्सॉर्ब करवाई, चेन रिएक्शन होते होते मुझे 10 यूनिट जो है वो मेरे प्रोडक्ट के मिले। सो 10 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 10 हुआ। तो हमारी क्वांटम एफिशिएंसी कितनी हो गई, 10 हो गई। तो चेन रिएक्शन के अंदर 1000 में ऐसी चीज़ होती है, तो क्वांटम इल्ड जो है वो आपको 1000 में मिल सकती है। यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो क्वांटम एफिशिएंसी के बारे में जो हमने देखा वो आपको ये वाला एक फॉर्मूला याद रखना है, और ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है, ये एक और ये एक।
ठीक है, ये जो दोनों चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी होगी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ये बहुत ही ज़्यादा इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन था, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग फोटोकेमिस्ट्री। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कोई भी चीज़ में आपको डाउट हो आप प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आपके सजेशंस भी आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड या मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।